अस्सलामुअलैकुम। दिन भर की खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ प्रोग्राम दिन भर से मैं हूं ज़ैनब जतोई और मैं हूं ज़शान बशीर। नाज़रीन, मौशी मुश्किलात की घड़ी में रूसी तेल किस कदर फ़ायदेमंद होगा। साहली इलाकों को समुद्री तूफ़ान और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सामना हो सकता है। पाकिस्तानी बच्चे आज भी जबरी मुशक्क़त पर मजबूर हैं। इन्हीं तमाम तर मामलात पर बात करेंगे, लेकिन पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान के साहली इलाकों को समुद्री तूफान बाइपर जॉय से खतरा। जनूब मशरकी सिंध में कराची, ठट्ठा और बदीन में कल से तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। पाकिस्तान के लिए एनर्जी के शोबे में बड़ी खुशखबरी। पहला रूसी खाम तेल बरदार जहाज 45,000 टन क्रूड ऑयल लेकर कराची पहुंच गया। रूसी तेल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का इम्कान। कोटली में बस खाई में गिरने से 9 अफराद जाँ बहक, 17 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों के इलाज मुआलजे का सिलसिला जारी। बच्चे फूलों के गुलदस्ते। भूख अफलास की वजह से बच्चे जबरी मुशक्कत पर मजबूर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चों की जबरी मुशक्कत के खिलाफ आगाही का आज आलमी दिन। नाजरीन, टॉप स्टोरीज आपने जानी। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि महंगाई और सियासी तूफान के बाद अब समंदरी तूफान भी सर उठाने लगा है। पाकिस्तान के दो बड़े सूबों सिंध और बलूचिस्तान तूफानों की जद में आने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। तूफानों को बाइपर जॉय का नाम दिया गया है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि समंदरी तूफान की वजह से जनूब मशरकी सिंध में कराची, ठट्टा, बदीन, थरपारकर, मीरपुर खास के जिला में कल शाम से तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है, जिससे कच्चे मकानात को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा मछेरों को मुतनब्बे किया गया है कि वो खुले समंदर में सफ़र करने से इज्तनाब करें, क्योंकि बहिर अरब में मौसमी हालात ख़राब हो सकते हैं। उधर कमिश्नर कराचियों के समंदर की तरफ जाने, मछली का शिकार करने और नहाने पर तूफान के थमने तक पाबंदी आयद कर दी है। इसी पर आज बात करेंगे, लेकिन पहले इस बारे में आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कराची को बाइपर जॉय मुमकिन तूफान का सामना है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बाइपर जॉय नामी तूफान कराची के जनूब में 600 किलोमीटर दूर है। इंतहाई शिद्दत इख्तियार करने वाला मौसमी तूफान बाइपर जॉय पाकिस्तान और भारत के साहिलों की जानिब तेजी से बढ़ रहा है। समुद्री तूफान ठट्टा से 580 किलोमीटर और माड़ा से 720 किलोमीटर दूर है। हवा की सिमत के हिसाब से इम्कान है तूफान का रुख जनूब मशरिकी सिंध और इंडिया में गुजरात के साहिल की जानिब होगा। इसके मुमकिन खतरात में बताया गया है कि 13 से 17 जून के दरमियान कराची, ठट्टा, सिजावल, बदीन, थरपारकर, उमरकोट और दीगर साहली इलाकों में शदीद बारिशें हो सकती हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक समुद्री तूफान की पेशरफ्त को जांच किया जा रहा है। इस बात का अंदाजा लगाया जा सकेगा कि ये किस मुकाम पर साहिल से टकराएगा और इसके क्या असरात होंगे। NDMA ने तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की तलकीन की है। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक बाइपर जॉय नामी समुद्री तूफान इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुका है। सिस्टम के गिर्द तेज हवाओं की रफ्तार 180 से 200 जबकि मरकज में 220 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि लहरों की ऊंचाई 35 से 40 फीट बताई गई है। समुद्री तूफान की कराची की जानिब मुमकिन पेशकदमी की वजह सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कराची एयरपोर्ट पर पेशगी इकदाम के अहकाम जारी कर दिए हैं। कराची में 600 से 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की पेशगोई की गई है। CAA के शोबा एयर सॉफ्टवेयर ने मुतल्लिका इदारों को अलर्ट कर दिया है। तमाम तर मुतालिका इदारे इस वक्त हाई अलर्ट हैं, जबकि सिंध हुकूमत की जानिब से भी भरपूर इकदाम उठाए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध की साहली पट्टी का फ़ज़ाई दौरा किया, तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लिया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका ये कहना था कि साहली पट्टी से मुल्हिका जितने भी इलाके हैं वहाँ पर फौरी तौर पर इवैक्यूएशन का अमल भी शुरू कर दिया गया है। खुसूसी तौर पर जो कच्चे मकानात हैं जिन्हें नुकसान पहुंचने का खदशा है, उन्हें वहां से पक्की जगह पर मुंतकिल करने के लिए प्लानिंग की जा रही है। इसके साथ साथ मुराद अली शाह ने यह कहा कि जो तमाम तर मुतल्लिका इदारे हैं वहां पर तमाम इक़दामात को फौरी यकीनी बनाया गया है और हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, और जो साइक्लोन सेंटर है वो इस तमाम तर तूफ़ान की शिद्दत और इसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट भी करता रहेगा। बिल्कुल, तमाम इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं और डायरेक्टर साइक्लोन वार्निंग सेंटर के मुताबिक जुमेरात
को ये तूफान के साहिल से टकराने का इम्कान है। इस हवाले से मजीद अपडेट्स लेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदा नाजिश अयाज। नाजिश बताएगा, बहिरा अरब में उठने वाला तूफान कैटेगरी 4 में दाखिल हो चुका है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? वाला जो तूफ़ान है वो इस वक्त करीब 600 किलोमीटर कराची साउथ की तरफ मौजूद है और अब ये तूफ़ान तेज़ी से जो है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है। महकमा मौसमियात की पेशगोई है कि ये तूफ़ान अगले 2 से 3 दिन में जो है केटी बंदर और इसके अलावा भारतीय रियासत गुजरात की तरफ जा सकता है और उनके साहिल से टकरा सकता है। तो इस सूरत में जो नुकसान होगा, जो सूरत हाल होगी, वो जानने के लिए मैं मौजूद हूँ इस वक्त साइक्लोन वार्निंग सेंटर महकमा मौसमियात में और उनके डायरेक्टर मेरे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी साहब। उनसे मज़ीद जानते हैं। इम्कानात ये हैं कि जुमेरात की सुबह ये तूफ़ान जो है इंडियन गुजरात में लैंडफॉल करेगा, लेकिन उसके असरात जो हैं वो बुध की शाम से ही, बुध के बल्कि पूरा दिन कह सकते हैं हम, कराची में भी तेज़ बारिशों के इम्कानात हैं और सिंध के जो दीगर अजला हैं थरपारकर, सुजावल, बदीन वगैरह, वहाँ तूफ़ानी हवाओं के साथ तेज़ बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। सिंध के अजला में तो तकरीबन 80 से 100 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से हवाएं चल सकती हैं, जबकि कराची में तकरीबन 50 से 80 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार की हवाएं होंगी और ये काफ़ी तेज़ हवाएं होती हैं। इनकी वजह से जो कमज़ोर स्ट्रक्चर्स हैं, टीन की छतें या सोलर पैनल्स लगे हुए लोगों की घरों की छतों पर, साइन बोर्ड्स वगैरह, उनके गिरने के इम्कानात हैं। इस वक्त महकमा मौसमियात कंटिन्यूसली जो इस तूफ़ान को मॉनिटर कर रहा है और वक्तन फ़वक्तन अपनी जो एडवाइजरी वो भी जारी कर रहा है, लेकिन साथ ही महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि माहीगीरों को कम से कम अगले 7 से 8 दिन तक जो है वो गहरे समंदर में जाने से गुरेज करना चाहिए। जी, तो महकमे मौसमियात की जानिब से भी ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है। उधर समुद्री तूफान की मुमकिन तबाहकारियों से निपटने के लिए माहीगीरों की बस्ती चश्मा गोट में हुकूमत सिंध की जानिब से किसी किस्म के इकदाम नहीं किए गए। माहीगीरों का कहना है कि हुकूमत हमेशा तबाही के बाद सामने आती है, हमारे घर तबाह हो जाते हैं लेकिन हमें कोई रिलीफ नहीं दिया जाता। बिल्कुल, इसी पे मजीद अपडेट्स लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ अली सैयद, वहाँ पर अहले इलाका के साथ मौजूद हैं। आसिफ बताइएगा, क्या अपडेट्स आपके पास? इब्राहिम हैदरी का इलाका है और कदीम गोट है, चश्मा गोट, यहाँ पर हम मौजूद हैं। 150 साल तकरीबन पुराना ये गोट है और हर साल जब भी यहाँ समंदर चढ़ता है, पानी ऊपर आता है, तो ये गोट लाजमी तौर पर मुतासर होता है और यहाँ पर रहने वाले माहीगीर जो हैं उनके लिए मुश्किलात में इजाफे का बाइस बनता है। अभी वाइपर जो है तूफ़ान की शिद्दत में इजाफा होने वाला है। हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि इक़दाम किए जा रहे हैं समंदर के किनारे जो बस्तियाँ आबाद हैं माहीगीरों की। हमारे साथ एक माहीगीर मौजूद है यहाँ पर, चश्मा गोट के रिहायशी हैं, फ़ारूक। उनसे बात करते हैं कि यहाँ पे क्या इक़दाम किए गए हैं हुकूमत की तरफ से और ये किस कदर उससे मुतमईन है इक़दाम। हुकूमत की तरफ से हमारे लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया गया है, क्योंकि हम लोग माहीगीर हैं, हमें खुद पता नहीं है कि तूफ़ान कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है। ये मकसद कि हमारे गवर्नमेंट को करना चाहिए कि भाई तूफ़ान वगैरह आ रहा है तो कुछ हमारे लिए सहूलत वगैरह करें, ठीक है ना। हम खुद गरीब बंदे हैं, अभी हम कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, हमें क्या पता कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना। हम तो यहाँ के रहने वाले हैं और हमें और कुछ दूसरी चीज़ों का जगह का पता ही नहीं है कि हम वहाँ रह सकें। हुकूमत से यही मुतालबा है कि समंदर के तूफ़ान आने से पहले, यहाँ पे कोई तबाही होने से पहले इक़दाम किए जाएँ और इनको महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने का कोई इंतज़ाम किया जाए। जी, अहले इलाका की जानिब से गवर्नमेंट को दरख्वास्त की जा रही है कि कोई बेहतर इकदाम किए जाए। बहिरा अरब में बनने वाले समंदरी के पेश नज़र ठट्टा के साहली इलाकों में इमरजेंसी जो है वो नाफिज कर दी गई है और माहीगीरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए गवर्नमेंट सिंध ने सख्त हिदायत जारी कर दी हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं केटी बंदर के साहिल पर मौजूद हमारे नुमाइंदे महमूद भिम्बरों से। महमूद बताएगा, क्या इकदाम हैं यहाँ पर? ठट्टा के साहिली इलाके केटी बंदर में मौजूद हूँ, जो मुमकिना तूफ़ान का पेशगोई की गई है। बताया जा रहा है कि 15 जून को जो समंदरी तूफ़ान हैं वो ठट्टा के साहिली इलाकों से टकराने का वो बताया जा रहा है। इसी वजह से यहाँ पर एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। 144 भी जो हैं वो नाफिज कर दिया गया है। तमाम जितने भी साहिली इलाके के जो माहीगीर थे उन्होंने अपनी कश्तियाँ वो भी किनारे पर लगा दी। उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि इस वक्त भी जो साहिली समंदर के अंदर जजीरे हैं वहाँ पर 3 से 4 हज़ार जो माहीगीर हैं वो अभी तक भी उन जजीरों पर रिहाइश पजीर हैं जो निकले नहीं हैं। हुकूमत सिंध ने कहा है कि फौरी तौर पर उनको भी हम महफूज मकामात पर शिफ्ट करेंगे अगर समंदरी केटी बंदर से हमें आगाह करे थे महमूद भिम्बरो। पाकिस्तान के साहली इलाकों को वाइपर जॉय नामी इस तूफ़ान का सामना है। माजी में भी बहिरा अरब और बहरे हिंद में इस तरह के तूफ़ान बनते रहे हैं और इन्हें बाकायदा कोई ना कोई नाम दिया जाता रहा है। समुद्री तूफ़ानों के नाम रखने के हवाले से जनूबी एशियाई ममालिक का एक पैनल है जिसे पैनल एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन PTC कहा जाता है। इस पैनल में इब्तदाई तौर पर 7 ममालिक थे जिनकी तादाद बढ़कर अब 13 हो गई है। बिल्कुल, और इनमें पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, मालदीव, श्रीलंका,
ओमान, ईरान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हैं। और बाइपर जॉय तूफ़ान को नाम जो है बांग्लादेश की जानिब से दिया गया है और बंगाली में बाइपर जॉय का मतलब है तबाही या कुदरती आफत। 15 जून की सुबह तक समुद्री तूफान केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान टकरा सकता है। इसी बारे में बात करेंगे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बाइपर जॉय कितनी शिद्दत का है और क्या इम्कानात हैं इससे, खदशात क्या हैं, कौन कौन से साहली इलाके को मुतासिर कर सकता है? इसके साथ होंगे या देखिए जी, ये इस वक्त कराची के जनूब में मौजूद है, कोई 570 किलोमीटर के फासले पर। और इसका जो ट्रैक है फिलहाल शुमाल की तरफ है बिल्कुल, और 14 जून की सुबह के बाद फिर ये रिकर्व होगा शुमाल मशरक की जानिब। तो इस वक्त तो खासी शिद्दत है इसकी, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है। इसका मतलब ये है कि इसके मरकज़ के आसपास 180 से 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही होंगी। तो इस वक्त तो उसकी बहुत ज़्यादा शिद्दत है, लेकिन साहिल के करीब आएगा तो इसकी शिद्दत में थोड़ी सी कमी आएगी। और एज ए वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म ये 15 जून को दोपहर के वक्त किसी वक्त क्रॉस कर सकता है इंडियन गुजरात के एरिया को। और हमारा जो जनूब मशरकी सिंध है, मुल्लिका, केटी बंदर खासकर ठठा डिस्ट्रिक्ट की तहसील है, उसके बराबर से गुजरेगा। तो जाहिर है उसके 3 बड़े डैमेजिंग इम्पैक्ट्स होते हैं। बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं तूफानी, और उसके अलावा मूसलाधार बारिश होती है, और उसके अलावा स्टॉर्म सर्ज होती है जिस पट्टी पे टकराता है। अभी सिंध और बलूचिस्तान में इमरजेंसी अलर्ट जो है जारी कर दिया गया है। क्या लगता है आपको कि क्या ये साइक्लोन जो है कहीं और मजीद सूबों को भी अफेक्ट कर सकता है? नहीं, मजीद सूबों को नहीं। जाहिर है जो साहिल के साथ इलाके होते हैं, साहिल के साथ लगते हैं, वो ज्यादा असर तो उन्हीं इलाकों पे होता है। और अब इसका रुख चूंकि एक तरह से तकरीबन तय हो गया है कि ज्यादा सिंध की तरफ ही है, तो बलूचिस्तान के साहिल को इतना बहुत ज्यादा इमीडिएट नुकसान नहीं, कोई उसका खतरा नहीं है, क्योंकि ज्यादा रुख इसका सिंध की तरफ है। तो सिंध के जो अजला हैं जेरी सिंध के, उसमें ठट्ठा, सुचावल, बदीन, उमरकोट, मीरपुर खास, थरपारकर, इन 5-6 अजला में बहुत तेज़ मूसलाधार बारिश मतवक्के तूफ़ानी किस्म की हवाएं चल सकती हैं 80 से 100 किलोमीटर या 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से। और जो केटी बंदर की साहिली पट्टी है वहाँ पर स्टॉर्म सर्ज भी जनरेट हो सकता है 3 से 3.5 मीटर की हाइट जो है ना, उसकी कितनी बुलंद लहरें जो है वो इससे पैदा होने का खदशा है? 8 से 10 या 12 फीट तक बुलंद लहरें पैदा हो सकती हैं उस पॉइंट पर जहाँ पर ये टकराएगा केटी बंदर साइड पे, या उसके साथ का जो एरिया होगा उस एरिया में। इतनी बुलंद ये भी बताइएगा कि इसका ट्रैक का भी यही इम्कानात हैं कि यही रहेगा, या मुमकिना तौर पर ये चेंज हो सकता है, इसका रुख बदल सकता है? देखिए, अब कब इम्कान है कि इसका रुख बदले, क्योंकि अब तकरीबन इसका एक तरह से विंड, अपर एयर की जो विंड्स होती है ना, बेसिकली 35-40 हज़ार फीट की, वो इसको स्टीयर करती हैं। तो उनका स्ट्रक्चर या पैटर्न अब इस तरह से है कि ये इसने अभी तो शुमाल की तरफ परसों तक और फिर शुमाल से शुमाल मशरक की जानिब इसने ट्रैक करना है। ठीक सर, इस तूफान की शिद्दत के हवाले से बात करेंगे, कितनी शिद्दत हो सकती है, क्या साइड इफेक्ट्स होंगे तूफान के बाद? जाहिर है 100-120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, तो उसके रास्ते में जो चीज़ आएगी, लूज स्ट्रक्चर्स होंगे, पुराने बोसीदा दरख्त होंगे, या आपके इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन अगर वेल माउंटेड ना हो तो वो भी गिर सकती हैं। और इस तरह से फिजा में जैसे कहते हैं ना, आपकी जो लूज स्ट्रक्चर्स होती हैं, सोलर पैनल लोगों की छतों पे लगे होते हैं, वो उड़ सकते हैं। और उसके साथ साथ जो कच्चे मकानात होते हैं, छप्पर, नुकसान हो सकता है। सरफराज साहब, ये जो है इसके आफ्टर इफेक्ट्स की अगर बात की जाए, 14 से 15 जून का ये कहा जा रहा है कि ये टकरा सकता है साहिली इलाकों से, तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स कितनी देर तक जारी रहेंगे? देखिए, उसमें जाहिर है बारिश तो अगले 3-4 दिन तक जारी रहती है, क्योंकि साइक्लोन के वापस पूरी तरह से डिसिपेट होने या डीके होने का भी एक प्रोसेस होता है कि साइक्लोन से वापस वो डिप्रेशन से वापस लो प्रेशर एरिया। तो 15 को तो टकराने का इसका है चांस या इम्कान। तो उसके बाद 16 और 17 2 दिन, 14 को भी, फिर 15, 16, 17 को भी शदीद बारिशें रहेंगी ज़ेरी सिंध के इन डिस्ट्रिक्ट्स में। इसके अलावा उसके साथ साथ कराची, हैदराबाद और दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं
उसके साथ मटियारी और टंडा मोहम्मद खान वगैरह, इधर भी अच्छी बारिश, तेज बारिश हो सकती है। बिल्कुल हंगामी सूरत हाल है, इस हवाले से मजीद इकदाम करने की जरूरत है गवर्नमेंट को। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक अफसोसनाक हादसे की बात करेंगे जो कि आज़ाद कश्मीर में पेश आया। हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि आज़ादी कश्मीर के शहर कोटली में ज़ायरीन की बस खाई में गिरने से 9 अफराद जाम बहक और 17 अफराद जख्मी हो गए हैं। जाम बहक और जख्मी होने वाले अफराद का ताल्लुक गुजरावाला से है और रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के ज़िला मीरपुर के शहर कोटली में नाड़ के करीब ज़ायरीन की बस खाई में गिर गई है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक नेरिया शरीफ के उर्स से वापस जाने वाले ज़ायरीन की बस ड्राइवर से बेकाबू होकर खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 9 अफराद जान की बाजी हार गए जबकि 17 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है और उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। इसी बारे में एक रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे। ज़ायरीन से भरी बस आज़ाद कश्मीर वापसी पर गुजरांवाला जाते हुए हादसे का शिकार हुई। इस हादसे में 9 अफराद मौका पर ही हलाक हो गए जबकि 19 अफराद ज़ख्मी हुए। ऑपरेशन और रेस्क्यू का जो प्रोसेस था ये 1 घंटे में मुकम्मल करते हुए तमाम ज़ख्मियों को DHQ हॉस्पिटल मीरपुर शिफ्ट कर दिया गया। कोस्टर में 30 से ज़ायद अफराद सवार थे। जाम बहक और जख्मियों का ताल्लुक गुजरांवाला से है। बदकिस्मत गाड़ी रात 1 बजे ब्रेक फेल होने के बायस खाई में गिरी। रेस्क्यू टीमों ने कम वक्त में ऑपरेशन मुकम्मल करके जाम बहक और जख्मियों को मीरपुर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रिपोर्ट आपने देखी। रेस्क्यू कार्रवाइयों के दौरान क्या सूरत हाल रही, जख्मियों की हालत कैसी है, इसी बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कमिश्नर मीरपुर डिवीज़न आज़ाद कश्मीर चौधरी शौकत साहब। बहुत शुक्रिया चौधरी शौकत साहब आपके वक्त का। ये फरमाइएगा सबसे पहले तो कि हादसे की वजूहात अब तक क्या सामने आई हैं, रेस्क्यू कार्रवाइयों के दौरान क्या सूरत हाल रही? हादसे की जो बुनियादी वजह इस वक्त तक नजर आ रही है, एक तो ये थी कि वो ढलवान है थोड़ी सी, अदरवाइज स्पीड शार्प हो जाती है। तो 2 ऑप्शंस हैं, एक तो ये है कि ब्रेक ने काम नहीं किया, ब्रेक का फेलियर हुआ तो वो ब्रिज के साथ से नीचे गिर गई। सेकंड ऑप्शन ये भी हो सकता है, आप देख रहे हैं जो इंजर्ड थे कि उन लोगों की स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड हो रही हैं और हमने असिस्टेंट कमिश्नर को और DSP ट्रैफिक को ये टास्क दे दी है कि आप ये इन्वेस्टिगेट करेंगे इंसिडेंट क्यों हुआ। ठीक सर, एक चीज़ ये भी बताइएगा कि 17 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हो गए, यकीनन हॉस्पिटलाइज होंगे और उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही होंगी। आपकी ज़ख्मियों से मुलाकात हो सकी, आखिर क्या वजूहात रही इसके पीछे? मैं रात 1 बजे जब एक्सीडेंट हुआ तो मैं खुद भी चला गया था मौका पर। बेसिकली ये थे कि ये सारे ज़ायरीन थे जो नेरिया शरीफ उर्स से वापस आ रहे थे और अक्सरियत जवान लोगों की थी, अदरवाइज शायद डेथ टॉल ज्यादा हो जाता। लेकिन जो इंजर्ड हुए भी जाहिर है इतनी हाइट है उसमें गिरने की वजह से, तो हमने सबसे पहले रेस्क्यू के दौरान उसमें हमारे पास 1122 की गाड़ियां थी और रेस्क्यू वर्कर्स थे, साथ ही सिविल सोसाइटी के लोग भी थे जिन्होंने हेल्प आउट किया और हमने ऑलमोस्ट सारा ऑपरेशन 30 से 35 मिनट्स में मुकम्मल किया। उनको ऊपर लाए और तकरीबन 1-1.25 घंटे में हम वहाँ से मीरपुर DHQ हॉस्पिटल में ले आए। हमने पहले जख्मी को रेस्क्यू किया, पहुंचाया, डेड बॉडीज को इसी तरह फिर DHQ हॉस्पिटल मुंतकिल किया और वहाँ से हमने उनको डेड बॉडीज को जो उनका आबाई इलाका है गुजरात में वहादत कॉलोनी, वहाँ डेड बॉडीज को भिजवा दिया। शौकत साहब, अब तक जो इत्तलात आप तक पहुंची हैं उनके मुताबिक डेथ टोल कितना है और जाम बहक होने वालों की शनाख्त हो गई है? जाम बहक होने वालों की तमाम लोगों की शनाख्त हो गई है। 9 लोगों की डेथ हो चुकी है, 3 लोग क्रिटिकल हैं, उसमें से भी एक को हमने अभी जनरल हॉस्पिटल, हम तो रावलपिंडी शिफ्ट कर रहे थे लेकिन जो लायकीन है जो गुजरांवाला से हैं तो उन्होंने कहा जी हमें जनरल हॉस्पिटल नज़दीक पड़ता है, उसकी हेड इंजरीज हैं, काफ़ी मल्टीपल इंजरीज हैं, तो वो हमने फिर उनको एम्बुलेंसेज वगैरह मुहैया करके उसको रेफर करवा के लाहौर पहुँचा दिए। ठीक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौधरी शौकत साहब, कमिश्नर मीरपुर डिवीज़न आज़ाद कश्मीर हमारे साथ मौजूद। कोशिशें आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की जानिब से या ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से की गई हैं, इस तमाम तर सूरत हाल के बाद वो यकीनन काबिल सताइश। बिल्कुल, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे पाकिस्तान के लिए एनर्जी के शोबे में बड़ी खुशखबरी। पहला रूसी खाम तेल बरदार जहाज 45,000 टन क्रूड ऑयल लेकर कराची पहुंच गया है। 183 मीटर लंबे रूसी जहाज कराची पोर्ट ऑयल पियर 2 पर तेल की तरसील करेगा और 50,000 टन की दूसरी खेप आइंदा हफ्ते कराची पहुंचेगी, जबकि 45,000 टन क्रूड ऑयल निकाल कर रिफाइनरी लिमिटेड कराची और नेशनल रिफाइनरी कराची
आज ही पहुंचा दिया जाएगा। जी हाँ, यहाँ इस क्रूड ऑयल की 24 घंटे में टेस्टिंग का अमल मुकम्मल होगा। ज़राए का ये कहना है कि पाकिस्तान ने $75 फी बैरल वाला क्रूड ऑयल $55 फी बैरल में ख़रीदा है। इस तरह रूसी क्रूड ऑयल पाकिस्तान को $20 फी बैरल सस्ता पड़ा है। रूस से 2 लाख टन क्रूड ऑयल लेकर आने वाला बहरी जहाज सल्तनत ओमान की बंदरगाह पर गुज़िश्ता हफ्ते पहुंचा था। उसके बाद 2 लाख टन में खलीज फारस में पहले से मौजूद बहरी जहाज में 45,000 टन क्रूड ऑयल डी कैंडिंग शिफ्ट किया गया। इसी बारे में हमने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, पहले वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहली मर्तबा रूस से पाकिस्तान के लिए दरामद किया जाने वाला खाम तेल से लदा बहरी जहाज प्योर पॉइंट कराची बंदरगाह पहुंच गया। जहाज पर 45,000 मैट्रिक टन तेल मौजूद है। तूफान बाई पर जॉय के पाकिस्तान की साहिली पट्टी पर मुमकिन असरात के बाइस जहाज को बंदरगाह की बर्थ पर लंगरअंदाज करके तेल की मुंतकली का अमल शुरू किया जा चुका है। रवा माह 45,000 मैट्रिक टन से लदा एक और खाम तेल का बहरी जहाज रूस से पाकिस्तान पहुंचेगा। माशी माहिरीन का मानना है कि रूस से दरामद किए जाने वाले तेल की वजह से मुल्क की मकामी मार्केट पर इसके असरात फौरी तौर पर नजर नहीं आएंगे, जिसकी मुतअद्दिद वजूहात हैं, जिनमें से एक वजह रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफा है। पाकिस्तान के दरामदी बिल का सबसे बड़ा हिस्सा पेट्रोलियम मसनूआत की अदायगी में चला जाता है और रूस से बरामद किया जाने वाला खाम तेल आलमी मार्केट से हासिल किए जाने वाले तेल से 35% तक सस्ता है। रूस से तेल की दरामदात का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी आ सकती है। ताहम पाकिस्तानी अवाम तक इसका फ़ायदा कब तक पहुँचेगा, इस हवाले से हुकूमती फैसले अहम किरदार अदा करेंगे। हम बात कर रहे थे रूसी खाम तेल बरदार जहाज 45,000 टन ऑयल लेकर कराची पहुंच गया है। बड़ा खुशाइंद इकदाम है, इस पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जीएस साबरी से बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे जीएस साबरी साहब, बड़ा अच्छा इकदाम है, पहली बार ऐसा हुआ है कि रूस से हमने ऑयल बरामद किया है, तो कितना अच्छा रहेगा ये, कितना मुआवन रहेगा हमारी मईशत के लिए? ये बहुत ही खुश आइंद बात है जो रशियन क्रूड आया है पहली मरतबा, और इट कुड बी अ गेम चेंजर फॉर द कंट्री। उसमें देखिए बात यह है कि अभी तो इसकी टेक्निकल एवेल्यूशन होगी और वहाँ पे इकोनॉमिक टेक्निकल तो ठीक है बट बेसिकली इकोनॉमिक एवेल्यूशन होगी जब रिफाइनरी इसको ट्रायल रन पे रन करेगी और देखेगी कि इसकी इकोनॉमिक्स क्या आती है। होपफुली इट शुड बी इकोनॉमिकल, और क्योंकि रिबेटेड प्राइस है, अभी इसमें प्राइस पब्लिक नहीं है तो वन कैन नॉट गिव मोर स्पेसिफिक कमेंट। लेकिन जो अच्छी बात है इसमें, सबसे अच्छी बात ये है, एक तो हमारा सोर्स डाइवर्सिफाई हो रहा है, पहली बात यहाँ पर, और दूसरी बात जो अच्छी है कि वी मे बी एबल टू गेट आउट ऑफ द डॉलर पेमेंट एंड मे बी पेइंग इन व्हाटएवर अदर करेंसी, जिसके ऊपर के पाकिस्तान के ऊपर जरा क्या बल्कि बहुत ही फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर आसानी हो जाएगी। तो मैं तो इसमें बड़ा एक्साइटेड हूँ। ये क्रूड आया है और इंशाअल्लाह ताला इस पे काम भी होगा। साबरी साहब, ये $55 फी बैरल पर ख़रीदा गया है। अब डेफिनेटली रिफाइनिंग भी इसकी होनी है, उसकी कॉस्ट भी अगर इसमें शामिल कर लें, ट्रांसपोर्टेशन और दीगर जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो भी शामिल कर लें, तो कितना रिलीफ एक आम शख्स जो है इससे एक्सपेक्ट कर सकता है? देखिए फ्रेंकली ये आज कोई भी अच्छे से अच्छा एक्सपर्ट कोई क्वान्टिफाई या इकोनॉमिस्ट क्वान्टिफाई नहीं कर सकता कि इतने रुपए हम रिलीफ होगी। क्योंकि बात ये किसके ऊपर प्रोसेस होगा, जब इसका होगा कि जब प्रोडक्ट्स आएंगे कि कौन सा हैवी ऑयल है, लाइट प्रोडक्ट्स है, उसके बाद जो नंबर्स आएंगे। बट क्योंकि जो $55 की जो रिलीफ है, अगर हम इसको डायरेक्टली क्रूड ऑयल की प्राइस से रिलेट करें तो बड़ा कंफर्टेबली कहा जा सकता है कि 20 से 25% मिनिमम, 20 से 25% मिनिमम जरूर रिलीफ होना चाहिए। समझे ना? ये जो है ना, ये प्रोफेशनल मैं जवाब दे रहा हूँ कि इतना होना चाहिए, बट एग्जैक्ट जो फिगर्स हैं कि कितनी होगी जब प्रोसेसिंग हो जाएगी, इसके रिलीफ हो जाएगी। सर वही बात है ना, रिलीफ तभी मिलेगा ना अगर मतवातर तेल हम वहाँ से मंगवाते रहें। जिस तरह से अभी 45,000 टन ऑयल हम मंगवा चुके हैं, तो अगर मतवातर तेल आता रहे तो यकीनन रिलीफ मिल सकता है। बिल्कुल सही है। देखिए, हम जब रिलीफ की बात कर रहे हैं, एक कार्गो के ऊपर की बात कर रहे हैं, हम ऑन ए सस्टेन्ड बेस पे बात कर रहे हैं, एज ए पॉलिसी बात कर रहे हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब ये आ जाएगा तो उसके ऊपर से होगा। मतलब रिलीफ एक कार्गो के 20-25% रिलीफ से तो पता भी नहीं चलता, जिसको कहते हैं कि ड्रॉप इन दी ओशन। तो मैं तो इस पर बड़ा एक्साइटेड हूँ और ये बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है, प्राइमरीली जो मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज पॉइंट ऑफ व्यू से ये है।
साबरी साहब, कहा यह गया था जब रूस से तेल लाने की बात की गई थी तो जो इसके मुखालिफ हैं वो ये भी कह रहे थे कि इसके लिए हमें अलग से रिफाइनरीज जो हैं वो खड़ी करनी पड़ेंगी। तो वो आप समझते हैं कि अभी उस पर मज़ीद अखराजात भी होंगे और हुकूमत इस पर ख़ुद से आवाम को सब्सिडी देने के लिए ये एक्सपेंस करेगी? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये जिसने भी कहा कि रिफाइनरी खड़ी करने का मजाक बात और बच्चों का खेल नहीं है, मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही नॉन प्रोफेशनल ओपिनियन है। और रिफाइनरी में ये पाकिस्तान रिफाइनरी में ये क्रूड प्रोसेस हो सकता है। अब उसके बाद ये है कि कितनी यील्ड आती है, कितना ये है, वो बात की बात है कि इकोनॉमिक्स इसकी बैठती है नहीं बैठती। तो रिफाइनरी तो हमें खड़े करने की कोई जरूरत ही नहीं है। एग्जिस्टिंग रिफाइनरी में प्रोसेस हो सकता है और ये बड़े एक्सपर्ट्स हैं रिफाइनरी वाले, जो बच्चों का खेल नहीं है कि वैसे क्रूड उठा लेंगे खेल तमाशे के लिए। और खास तौर पे जबकि एक नेशनल लेवल के ऊपर ये डील हो रही है तो मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने कोई अच्छी ड्यू डिलिजेंस की होगी। और साबिर साहब, ये क्या इंडस्ट्रियल लेवल पर भी इसका कोई फायदा हो सकता है? देखिए, इंडस्ट्रियल लेवल पे तो फायदा ये होता है कि जब भी आपका एनर्जी सस्ती होती है तो इंडस्ट्री को इनपुट कॉस्ट कम होगी तो नेचुरली इकोनॉमिक्स का सर, अब दूसरी खेप भी आइंदा हफ्ते यकीनन कराची पहुंच जाएगी। क्या लगता है आपको ऑयल की कीमतों में कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर ये कंटिन्यूटी रहती है और अगर इसकी मिनिमम जो इकोनॉमिक्स भी बैठती है उसके हिसाब से 20 से 25% जो आपने $55 की रेट बताया, उसके हिसाब से 20 से 25% जो है ना मिनिमम प्राइस रिडक्शन होनी चाहिए। ये कोई बात ही नहीं है, वेरी कन्वीनियंट फिगर मैं बता रहा हूँ आपको। चलें, अच्छे की उम्मीद करते हैं जी साबरी साहब। जिस तरह से आपने कहा इंतहाई खुश आइंद है और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए भी उम्मीद यही है कि खुश आइंद होगा और रिलीफ मिलेगा पाकिस्तानी अवाम को। बहुत शुक्रिया जी साबरी साहब, साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाजरीन प्रोग्राम से हमें दीजिएगा इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।